अब ये नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं कॉन्फर्मेशन। ठीक है बच्चों। तो कॉन्फर्मेशन क्या है, मतलब है कन्फर्म कन्फर्म करना, पक्का करना। नहीं, ये नहीं है। ये क्या है, अब बात हो रही है आइसोमर की, और ये है केवल एल्केन के लिए। एल्कीन में आइसोमेरिज्म नहीं शो करता ये कन्फर्मेशन। क्यों नहीं शो करता, क्या फ़र्क होता है? एल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। तो इस बॉन्ड को कितना ही घुमा लो, है ना, और इसको भी कितना, ये रोटेशन हो जाता है। तो चलो उससे रिलेटेड ही ये है। अब देखते हैं। एल्केन कंटेन कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज सिमेट्रिकल। तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सिग्मा मॉलिकुलर ऑर्बिटल में, ये क्या है, सिमेट्रिकल होता है अराउंड द इंटर न्यूक्लियर एक्सेस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब देखो, विच इज नॉट डिस्टर्ब ड्यू टू रोटेशन अबाउट इट्स एक्सेस। मतलब जब इसके एक्सेस में रोटेशन किया जाता है तो क्या होता है, वो डिस्टर्बेंस जरा सा भी नहीं होता। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का इंटर न्यूक्लियर एक्सेस में, मान लो ये कार्बन और कार्बन है, ठीक है। अब आपको भाई ऐसे समझ लो, अगर ये पकड़ के घुमाओ इस बॉन्ड को तो कुछ फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा इधर हो जाएगा, थोड़ा सा इधर हो जाएगा, थोड़ा बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है। This permit free rotation about carbon-carbon single bond. This rotation result into different spatial arrangement of atom in space. ठीक है, जब तुम रोटेशन करोगे तो अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस विच कैन चेंज इनटू वन अनदर। ठीक है, तो अब देखो, जैसे सपोज करो ये इसमें दिखाया हुआ है, ऐसे समझ लो। ये देखो, ये इसकी फॉर्म है, कौन कौन सी फॉर्म है तो वो हम पढ़ेंगे। देखो ये रही, ये एक्लिप्स फॉर्म ये है, और क्या स्टैगर्ड फॉर्म ये है ना। ये देखो, ये इस तरह से। देखो एक्लिप्स फॉर्म कौन सी है, ये इस तरह से और ये इस तरह से, दोनों की इसी, ये उल्टा बाई बन रहा है ना, उल्टा बाई बन रहा है, ठीक है। अब इसको ऐसे रोटेट कर दिया, है ना, इसको ऐसे रोटेट कर दिया तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, स्टैगर्ड फॉर्म हो गई। तो बस हल्का सा ऐसे समझ लो। अब ये बताओ, यहाँ अगर सिंगल बॉन्ड है तो रोटेशन पॉसिबल है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे, ये रोटेशन पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तो रोटेशन पॉसिबल होता, तब नहीं होता। समझ में आया, तब वो क्या होता, तब रोटेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड जब तुम रोटेट करते तो ये क्या होता, ये ब्रेकेज हो जाता है ना। तभी तो जो एल्कीन होता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। दिस रोटेशन रिजल्ट इनटू डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस में अलग अलग अरेंजमेंट होता है एटम का, विच कैन चेंज इनटू वन अनदर, जो एक से दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। सच स्पेशियल कन्वर्टेड इनटू वन अनदर बाय रोटेशन अराउंड सी सिग्मा, यानी कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड आर कॉल्ड कॉन्फॉर्मेशन। यानी कि कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड जो होता है, कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड होता है, उसका जो क्या हो सकता है, वो रोटेशन हो सकता है इजीली। तो बस समझ लो वही कन्फर्मर होते हैं, या इसे क्या बोलते हैं, रोटेट हो रहे हैं, ये रोटेट हो सकते हैं कितने भी, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, रोटामर होते हैं। एल्केन कैन थस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन। देखो एक ये, अब ये थोड़ा सा चेंज हो जाए, थोड़ा चेंज हो जाए, तो ये कितने हैं, इनफाइनाइट नंबर, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं इनफाइनाइट, बाई रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। हाउ एवर इट मे बी रिमेंबर दैट रोटेशन, ये याद करो रोटेशन क्या है, अराउंड कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज नॉट कम्प्लीटली फ्री। मतलब ऐसा नहीं है एकदम कम्प्लीटली फ्री है, इट इज़ हिंडर्ड बाय ए स्मॉल एनर्जी बैरियर ऑफ 120 किलोजूल पर मोल। मतलब आप ये कह रहे होंगे कि सर आप ये कह रहे हो कि ये है CH3, ये कंपाउंड है CH3, तो ये कितना भी रोटेट हो जाए, ये कितना भी रोटेट हो सकता है। नहीं, ये ऐसे नहीं कि हम रोटेट करेंगे, ये एनवायरनमेंट से या कहीं से एनर्जी मिलती है तब रोटेशन शो करता है। और कौन सा रोटेशन शो करना है या किस में ज़्यादा स्टेबल है, वो भी कंपाउंड पे डिपेंड करता है और एनर्जी पे डिपेंड करता है, कितनी एनर्जी मिल रही है। तो ये थोड़ा सा एनर्जी का बैरियर है, 1 से 20 किलोजूल पर मोल। देखो जब ये बोला जाए ना, इसके इतने कन्फर्मर हैं, इस कंपाउंड के इतने कन्फर्मर हैं, एक मिनट, इसके इतने आइसोमेरिज हैं, इसके इतने कंपाउंड बन सकते हैं एक से ही, तो इसका मतलब है वो एनर्जी बैरियर है, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी तो चाहिए चेंज होने में, ठीक है। ड्यू टू वीक रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द एडजेसेंट बॉटम, सच ए टाइप ऑफ रिपल्सिव इंटरेक्शन इज कॉल्ड अ टॉरिजनल स्ट्रेन। इसे क्या बोलते हैं, रिपल्सिव इंटरेक्शन को टॉरिजनल, ठीक है, ठीक है। अब देख लो कन्फर्मेशन ऑफ एथेन, ठीक है। एथेन के कितने, मैंने ये बताया था ना, एथेन का क्या है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, अब 3 हाइड्रोजन से जुड़े हैं,
ठीक है, तो ये किस तरह से चेंज हो सकते हैं और किस तरह से इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, अब वो देखते हैं। ठीक है, तो एथेन मॉलिक्यूल C2H6 कंटेन ए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। उसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड विद ईच कार्बन एटम अटैच टू 3 हाइड्रोजन एटम। भाई कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और ये कितने से, ये हाइड्रोजन से अटैच है ना, यहाँ हाइड्रोजन है, तो पता ही है। कंसिडरिंग द बॉल एंड स्टिक मॉडल, अगर हम बॉल एंड स्टिक मॉडल की बात करें, मतलब बॉल और ये स्टिक है ना, ये बॉन्ड जो है ये स्टिक हैं और ये हाइड्रोजन को बॉल की तरह नज़र कर दिया आपने। ठीक है, ऑफ एथेन की 1 कार्बन एटम स्टेशनरी, एक कार्बन एटम तो क्या करो, ये स्टेशनरी रखो, एंड रोटेट द अदर कार्बन एटम अराउंड द CC एक्सेस, और इस कार्बन एटम को, ये तो इस कार्बन को क्या करो, ये तो बॉल है ना, इसको रोटेट करते रहो, यानी कि ये बॉन्ड रोटेट होगा, ये रोटेशन समझ गए। इसको अगर आपने ये कार्बन को ऐसे ही रखा स्टेशनरी और इसको एक कार्बन को रोटेट करते रहो, तो कितने रोटेट कर सकते हो, कितने भी कर सकते हो। ठीक है, दिस का रोटेशन रिजल्ट इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पेशियल टाइप अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू 1 कार्बन एटम विद रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन एटम अटैच टू अदर कार्बन एटम। ठीक है, तो कितने भी रोटेशन बोल रहा है कि कितने भी रोटेशन हो सकते हैं। अब कितने होंगे और कौन कौन से स्टेबल कन्फॉर्मर हैं वो हम देखेंगे। दीज आर कॉल्ड कन्फॉर्मेशन आइसोमर, ये इन्हें बोलते हैं कन्फॉर्मेशन आइसोमर, कन्फॉर्मर भी बोल सकते हैं। थस देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशन ऑफ एथेन, ये बहुत सारे हो सकते हैं इनफाइनाइट नंबर। हाउ एवर देयर आर 2 एक्सट्रीम केसेस, 2 केसेस हम पढ़ेंगे, 2 केसेस एक बार हम देखेंगे। तो ये क्या है, 1 सच कन्फॉर्मेशन इन विच हाइड्रोजन एटम, देखो ऐसा कन्फर्मर जिसमें हाइड्रोजन एटम अटैच टू 2 कार्बन, देखो विच हाइड्रोजन एटम अटैच टू 2 कार्बन आर एज क्लोज टुगेदर एज पॉसिबल, मतलब हाइड्रोजन इतने क्लोज हैं जितना हो सकते हैं पास, तो वो फॉर्म कहलाती है एक्लिप्स। जब मतलब बहुत सारे पास हो सकते हैं तो कौन सी है, एक्लिप्स फॉर्म। चलो पढ़ेंगे, देखो पढ़ेंगे क्या, देख ही लो। देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये देखो, ये देखो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये एक्लिप्स फॉर्म है। ठीक है, कन्फर्मेशन एंड द अदर इन विच हाइड्रोजन आर एज फार एज अपार्ट एज पॉसिबल इज नोन एज, मतलब जितना ज़्यादा दूर हो सकते हैं हाइड्रोजन वो स्टैगर्ड है। दूर हो सकते हैं तो आप कहोगे ये क्या सर, फिर तो ये थोड़ा स्टेबल ज़्यादा होगा। हाँ होगा। अब ये देखो, ये देखो, ये दूर है ना भाई, यो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इस तरह लगे हुए हैं बाई की तरह, और ये उल्टा बाई है ना, ये क्या है, उल्टा बाई है। तो इन ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये क्या है दोनों, और ये एक से ही नज़र आ रहे हैं ना। ठीक है, अब देखो एनी अदर इंटरमीडिएट कन्फर्मेशन इज कॉल्ड स्क्यू। देखो जब इसको इन्होंने रोटेट किया है, ये रोटेशन पे ही तो आया है ना, ये फॉर्म है। अब इसको इन्होंने क्या किया, इसको इन्होंने रोटेट किया है, इसको इन्होंने रोटेट किया तब ये फॉर्म बनी। इसकी बीच की फॉर्म भी बनती है, ये क्या है, स्क्यू फॉर्म। ठीक है, it may be remembered that in all the conformation the bond angle and the bond length remain the same। अब आपको ये याद करना है कि it may be remembered that in all the conformation, जितने भी conformation होंगे, कन्फर्मर बनेंगे, द बॉन्ड एंगल, बॉन्ड जो एंगल है ना, एंड द बॉन्ड लेंथ रिमेन द सेम। ठीक है, एक्लिप्स्ड एंड द स्टैगर कन्फर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई साहॉर्स एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन। देखो साहॉर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन से भी पढ़ेंगे, और ये कौन सा है, ये साहॉर्स प्रोजेक्शन ऑफ एथेन बताया। देखो न्यूमैन प्रोजेक्शन से हल्का सा देखो, लिस्ट फॉर्म क्या बताई थी कि जितना ज़्यादा हाइड्रोजन हो सकते हैं पास में, ये देखो, और ये इसके पीछे ही आ रहा है। तो एक तरह से यहाँ पे देखा जाए स्टेबल कम होंगे, है ना, स्टेबल क्या हो गया, ये कम होगा ना, बहुत थोड़ा सा क्या रहेगा, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब यहाँ कितना हो सकता है, ये देखो एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ एंगल ऑफ टोर्शन और डाईहाइड्रल एंगल, ये है। अब ये हाइड्रोजन है और अब इधर लगाया हुआ है, तो ये स्टैगर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो हम ये साहॉर्स 2 तरीके की हैं, एक साहॉर्स प्रोजेक्शन ऑफ एथेन, तो साहॉर्स पढ़ते हैं, फिर न्यूमैन पढ़ेंगे। चलो ठीक है, देखो ये एक मिनट बच्चों, थोड़ा क्लियरिटी, ये जूम करके थोड़ी सी क्लियरिटी भी रखनी है हमें। ठीक है, इन दिस प्रोजेक्शन, थोड़ा
हाँ ठीक, क्लियर है। तो साहॉर्स प्रोजेक्शन पढ़ते हैं। इन दिस प्रोजेक्शन द मॉलिक्यूल इज व्यू अलोंग द मॉलिकुलर एक्सेस। मॉलिक्यूल जो है ना वो देखा जाता है अलोंग द मॉलिकुलर की एक्सेस के थ्रू। इट इज़ देन प्रोजेक्टेड ऑन ए पेपर। अब ये क्या है, ये कैसे बनाया जाएगा? प्रोजेक्टेड ऑन ए पेपर बाय ड्राइंग द सेंट्रल कार्बन 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 बॉन्ड एज ए समवेट लॉन्ग स्ट्रेट लाइन। मतलब तुमने कार्बन कार्बन को ऐसे बना दिया, ठीक है, कार्बन कार्बन तो ऐसे बना दिया। अपर एंड ऑफ द लाइन इज स्लाइटली टिल्ट टूवर्ड्स राइट और लेफ्ट हैंड साइड। द फ्रंट कार्बन इज शोन एट द लोअर एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, देखो इसे गौर से देखो। तो फ्रंट कार्बन इज शोन एट द लोअर एंड ऑफ द लाइन, वेयर एज द रियर कार्बन इज शोन एट द अपर एंड। ठीक है, ईच कार्बन हैज 3 लाइन अटैच टू इट कॉरस्पॉन्डिंग टू 3 हाइड्रोजन एटम। एक बात समझ लो, ईच कार्बन हैज 3 लाइन अटैच टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू 3 हाइड्रोजन एटम। अब देखो एक कार्बन है, उसके 3 ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। द लाइन आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री टू ईच अदर। तो लाइन क्या है, 120 डिग्री के एंगल पर है। साहॉर्स प्रोजेक्शन ऑफ एक्लिव एंड स्टैंडर्ड कन्फर्मेशन ऑफ एथेन आर डिपिक्टेड इन फिगर 13.2। अब देखो ये एक बार समझो ये कैसे है, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो ये आपने पढ़ा, या आपने जो पढ़ा ना, ये थोड़ा सा आपको क्या लगा होगा, कन्फ्यूजिंग, ठीक है। इसलिए मैं लाइन पढ़ रहा था, और एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन इसलिए समझ में नहीं आती। अब क्या है, कुछ नहीं है, आप आओ यहाँ पर, आप आओ यहाँ पर। अब देखो ये क्या है, कार्बन, ये है एक कार्बन, ठीक है। अब इसके पीछे लगा हुआ ये जो ब्लू वाला है, ये है दूसरा कार्बन। ये दूसरे कार्बन के 3 हाइड्रोजन, भाई CH3 है ना। तो ये जो कार्बन है, ये तो ये वाला कार्बन है, एक 3 हाइड्रोजन ये हो गई। अब इन्होंने 0 एंगल लिया, 0 डिग्री एंगल पे लिया, तो ये पीछे से लगा दिए दूसरे 3 हाइड्रोजन, तो ये वाला है। तो अब ये कौन सी फॉर्म है, एक्लिप्स फॉर्म है, ठीक है। और इसकी एनर्जी देखा जाए तो इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये तो बिल्कुल एंगल है ही नहीं। अब इस तुम एक चीज़ बताओ, ये अनस्टेबल भी होगा, इसके मुकाबले अनस्टेबल भी होगा। अब इसको, इन हाइड्रोजन को मैंने पकड़ के 60 डिग्री घुमा दिया, ये रहा 60 डिग्री घुमा दिया। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ टॉर्शन या डाइहाइड्रल एंगल। तो अब ये जो हाइड्रोजन है, ये हो गए अलग अलग, ये हो गए अलग अलग, मतलब थोड़ा सा स्टेबल ज़्यादा हुआ ना। यहाँ तो बहुत ज़्यादा पास पास में थे, तो 2 एटम वैसे भी पास पास में। अब देखो ये कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। और ये कौन सी फॉर्म होती है, स्टैगर्ड होती है। अब आप कहोगे ये तो सर न्यूमैन प्रोजेक्शन आप बता रहे हो। न्यूमैन प्रोजेक्शन नहीं, हमें तो कौन सा बताना है, ये समझ में नहीं आया, साहॉर्स प्रोजेक्शन ये कैसे। अरे बच्चों ये देखो, एक मिनट, हाँ ये देखो गौर से, कि इसको अगर आप साइड व्यू देखो, ये चीज़ आप प्रैक्टिकली देखो, ये है फ्रंट से, ये है फ्रंट से, और ये है साइड से। आप इसको यहाँ पे यही देखो, एक्लिप्स को देखो यहाँ पर, ये 0 एंगल है यहाँ पे, और आंखें रखो यहाँ पर, आंखें यहाँ पर, यहाँ खड़े हो जाओ। तो ऊपर कौन सा हाइड्रोजन, इसके पीछे कौन सा हाइड्रोजन, अब देखो यहाँ पर ऊपर कौन सा हाइड्रोजन, इसके पीछे कौन सा हाइड्रोजन। इसके आंखों से देखोगे, इधर को आ रहा है ये हाइड्रोजन, इधर को आ रहा है ये हाइड्रोजन, इसके पीछे ये हाइड्रोजन है, सेम ही जगह आ रहे हैं ना, देखो सेम ही जगह आ रहे हैं। तो ये कौन सा था, ये है, ये वाली जो है, ये है फ्रंट व्यू, और ये है साइड वाइज व्यू, ये साहॉर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया, आसान है, सिंपल है। अब देखो, अब ये जो है, ये एंगल कितना करा है हमने, ये कितना करा है, ये जो है ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो इनके बीच में कौन सा ये डाइहाइड्रल एंगल बताओगे अगर पूछा जाएगा तो, कि 60 डिग्री डाइहाइड्रल एंगल होता है। ठीक है बच्चों, चलो बस समझ में आ गया ना, ठीक है। अब नज़र भी आ रहा होगा, इसमें क्या है, रिपल्शन हो रहा होगा, तो ये क्या कम स्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, स्टैगर्ड। इनके बीच का कुछ और कन्फर्मेशन हो सकते हैं भाई। ये तो मैंने 60 डिग्री रोटेट करे, मैं तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बहुत रोटेट कर सकता हूँ। उनके बीच के जो कन्फर्मर होंगे उनको बोलते हैं स्क्यू। ठीक है, ये देखो ये लाइन, एनी अदर इंटरमीडिएट कन्फर्मेशन इज कॉल्ड स्क्यू कन्फर्मेशन। ठीक है बच्चों, बट लाइन तो पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि हमें हर एक लाइन पढ़ रहे हैं, चाहे समझ में आए या ना आए। समझ में आएंगी तो धीरे धीरे दूसरी सीरीज़ में आ जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा हमें पढ़नी है। न्यूमैन प्रोजेक्शन,
इन दिस प्रोजेक्शन द मॉलिक्यूल इज व्यू एट द कार्बन कार्बन बॉन्ड हेड ऑन, मतलब कि सामने से देखना होता है, ये देखो सामने से देख रहे हो आप। द कार्बन एटम नियरर टू द आई इज रिप्रेजेंटेड बाई ए पॉइंट, ठीक है। थ्री हाइड्रोजन एटम अटैच टू द फ्रंट कार्बन एटम, पहले कार्बन से कितने, ये देखो ये पहले कार्बन से कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं। आर शोन बाई 3 लाइन ड्रॉन एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, भाई 120 डिग्री तो होंगे ना, ये 120, ये 120, ये 120 डिग्री। द रियर कार्बन एटम, द कार्बन एटम अवे फ्रॉम द आई, जो आंखों से दूर है, इज रिप्रेजेंटेड बाई ए सर्कल, जो पीछे वाला कार्बन है उसको दिखा रखा है इन्होंने सर्कल से, ये पीछे वाला कार्बन। एंड 3 हाइड्रोजन एटम आर शोन अटैच टू इट बाई द शॉर्टर लाइन ड्रॉन एट एंगल ऑफ, वो भी 120 डिग्री पे ही है, ये पीछे वाले कार्बन को इन्होंने सर्कल से दिखा रखा है, कितने पे, 120 डिग्री पे टू ही चला। द न्यूमैन प्रोडक्शन डेबिटेड इन फिगर 13.3, समझ में आ गया आप? तो देखो ठीक है, अब मैंने बता ही दिया है, चलो पढ़ना तो है ही, देखो मैंने रिलेटिव स्टेबिलिटी भी बता दिया है कॉन्फर्मेशन की, है ना। अब आप ये समझ रहे होंगे एक्लिप्स की ज़्यादा होगी, एक्लिप्स की होगी स्टेबिलिटी कम होगी, है ना, किससे, स्टेगर्ड फॉर्म से। क्यों? क्योंकि यहाँ तो आराम से है, यहाँ रिपल्सन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये फ्रंट व्यू है, तुम यहाँ से देख रहे हो, ये साइड व्यू है, तुम यहाँ से आंखें रखो, यहाँ से देखो तो देखो ये ऊपर है, ये इस तरह ही नज़र आएगा ना भाई, ये ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, तो ये इसके पीछे छुपा हुआ है, ऐसे इसके पीछे छुपा हुआ है ये, ठीक है। चलो अब एक बार भाई रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन की पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। चलो अब पढ़ते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन, ठीक है। तो अब आप पहले ये देख लो, यहाँ पे नज़र मार लो, एक बार और देख लो कि एक्लिप्स कैसे बना हुआ है और स्टैगर्ड कैसे बना हुआ है। तो एक्लिप्स कैसे बना हुआ है भाई, एक्लिप्स ऐसे बना हुआ है, एक मिनट, ये और स्टैगर्ड कैसे बना हुआ है, स्टैगर्ड ऐसे बना हुआ है, ठीक। ये एक्लिप्स तो पहले ये बना लो, एक्लिप्स तो ऐसे बना हुआ है, और स्टैगर्ड कैसे बना हुआ है, और इस टाइप से, ठीक है। चलो चलो देखो बच्चों, अब समझो आप, एक मिनट, हाँ, अब समझो आप कि किसकी, ये स्टैगर्ड की, ठीक है। इसकी एनर्जी, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी ये होगी ना, ये यहाँ तो रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, बस इतना, अब यही बता रहा है। एज मैंशन अर्लियर इन स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ एथेन, स्टैगर्ड की बात करें, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के और हाइड्रोजन बॉन्ड, आर एज फार अपार्ट एज पॉसिबल, बहुत दूर हैं, काफ़ी दूर हैं। थस देयर आर मिनिमम रिपल्सिव फोर्स, तो रिपल्सिव फोर्स क्या होगी, कम होगी, मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ऑन द, अगर दूसरे बात करें, ऑन व्हेन द स्टैगर्ड फॉर्म चेंजेस इनटू एक्लिप्स फॉर्म, जब स्टैगर्ड फॉर्म चेंज हो रही है एक्लिप्स फॉर्म, अच्छा ये बताओ कैसे चेंज होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी का क्या होगा, वो क्या बताया था, बैरियर होगा, वो एनर्जी लेगा तब जाके चेंज होगी। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द कार्बन हाइड्रोजन bonds come closer to each other and resulting in increase in electron cloud repulsion, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का रिपल्शन हो रहा है, ठीक है। चलो, टू चेक द इंक्रीज रिपल्सिव फोर्स मॉलिक्यूल विल हैव टू पोजेस मोर एनर्जी एंड थस हैज लेसर स्टेबिलिटी, ठीक है। एज हमने पहले ही बता दिया, द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड विच अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन। अब देखो इन कन्फर्मर जो हैं उन पर प्रॉब्लम तो आएगी ना, जब बहुत ज़्यादा रिपल्शन होगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, बस सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं है। चलो, मैग्नीट्यूड ऑफ, ये क्या लिखा हुआ, विच अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशन इज कॉल्ड टॉरिजोनल स्ट्रेन, है ना, टॉरिजोनल स्ट्रेन, ठीक है। एक मिनट रुको, ये पता नहीं कैसे लाइट कम हो रही है। देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉरिजोनल स्ट्रेन, भाई कितना है स्ट्रेन, किस पे डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ रोटेशन पे ही तो डिपेंड करेगा ना। अब आराम से रोटेशन काफ़ी सारा है, मतलब दूर दूर है, तो क्या है, दूर दूर का मतलब क्या है, आराम से थोड़ी स्टेबल रहेगा, नहीं तो रिपल्सिव ज़्यादा रहेगा। दिस एंगल इज ऑल्सो कॉल्ड डाईहाइड्रल एंगल, ये पूछा जाएगा आपसे कि कितना एंगल होता है, जैसे स्टैगर्ड फॉर्म है ये, तो इसमें कितना एंगल होता है,
तो आप क्या बताओगे, 60 डिग्री एंगल है। और स्टेबल है किसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, एक्लिप्स फॉर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है चलो, हाँ, ऑफ ऑल द कन्फॉर्मेशन ऑफ द एथेन द स्टैगर्ड फॉर्म हैज़ द लीस्ट टॉरिजोनल स्ट्रेन। तो स्टैगर्ड फॉर्म क्या है द लीस्ट टॉरिजोनल स्ट्रेन, सब मतलब कम से कम स्ट्रेन है किसमें, स्टैगर्ड फॉर्म में। एक मिनट, ये दोबारा देख लो, स्टैगर्ड फॉर्म में 60 डिग्री है और कम से कम है आराम से, है ना। ठीक है, दूर दूर हैं कार्बन हाइड्रोजन के एटम। एंड द एक्लिप्स फॉर्म द मैक्सिमम टॉरिजोनल स्ट्रेन, और एक्लिप्स फॉर्म तो बराबर में ही बैठे हुए हैं, ये बराबर में, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे, ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है मतलब अनस्टेबल है। देयर फोर स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल देन द एक्लिप्स कन्फर्मेशन। इसलिए क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म क्या है, मैंने बताया कन्फर्मेशन इज स्टेबल है ज़्यादा। हैंड मॉलिक्यूल लार्जली रिमेन्स इन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। अब ये बताओ, स्टेबिलिटी वाली जहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी वहीं पर रहेगा मॉलिक्यूल। वी कैन से दैट इट इज़ प्रिफर्ड कन्फर्मेशन, तो वो नॉर्मली कहाँ रहता है, स्टैगर्ड फॉर्म में रहता है। थर्ड, इट मे बी इनफेयर्ड दैट रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन बॉन्ड इन एथेन इज़ नॉट कम्प्लीटली फ्री। तो इसलिए बोल सकते हैं, इसका मतलब ये भी नहीं, अगर रोटेशन कार्बन कार्बन में हो सकता है तो होता ही है भाई। किस चीज़ के लिए होता है, अच्छी स्टेबिलिटी मिले इसलिए तो होता है। आप कहीं भी रोटेट करते हो, कहीं भी घर छोड़ के जाओगे, स्टेबिलिटी के लिए तो जाओगे, तैयारी करने जा रहे हो। तो बस ऐसे ही समझ लो कि क्या होना है, हर चीज़ को स्टेबल होना है, और स्टेबिलिटी से अनस्टेबल की तरफ कोई नॉर्मली नहीं भागेगा, ये कहना चाह रहा है। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम फॉर्म इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 12.5 kg पर मोल, विच इज़ वेरी ज़्यादा नहीं है, स्मॉल ही है। अगर इतनी एनर्जी तो एनवायरनमेंट वगैरह सब में मिल जाती है। इवन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द एथेन मॉलिक्यूल गेन थर्मल और काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट एनफ टू ओवरकम दिस एनर्जी। मतलब इतनी एनर्जी तो थर्मल काइनेटिक एनर्जी वगैरह से भी मिल जाएगी कहीं ना कहीं से, और ये इसको अगर ये इतनी एनर्जी मिल जाएगी तो चेंज हो जाएगा थ्रू इंटरमोलिकुलर कोलिजन। मतलब अंदर जो मॉलिक्यूल के अंदर जो कोलिजन होता है उससे भी एनर्जी जनरेट होती है, तो इंटर कन्वर्ट हो सकता है। इट कैन बी सेड दैट रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन एथेन इज ऑलमोस्ट फ्री फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज। मतलब प्रैक्टिकली अगर हम पढ़ाई के अकॉर्डिंग देखें तो कितना होता है बॉन्ड एंगल, तो चेंज होता रहता है, आप देख सकते हो। ठीक है, स्टडी चलती रहती है। वैसे आपको बताई गया कौन सी फॉर्म ज़्यादा होती है, स्टैगर्ड फॉर्म होती है। और स्टैगर्ड और एक्लिप्स के बीच में जो होती है, एक एक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच में, वो कौन सी है, SKEW, जितने भी कन्फर्म आएंगे। इट हैज़ नॉट बीन पॉसिबल टू सेपरेट एंड आइसोलेट डिफरेंट कन्फर्मेशन आइसोमर ऑफ एथेन। अब क्या है कि अब ये बताओ क्या है, ये तो बॉन्ड एंगल घूम रहे हैं, तो इनको सेपरेट किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, है ना। ठीक है चलो, अब हम बात करते हैं एल्कीन के बारे में। एल्कीन हमारा ख़त्म हो गया है, तो अब शुरू होता है एल्कीन। ठीक है बच्चों, अब देखो हम पढ़ते हैं एल्कीन। ठीक है, देखो अब मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे हमारी ये NCERT, ये कौन सी सीरीज चल रही है, फर्स्ट स्टेप सीरीज चल रही है ना, ये तो मानते हो, चलो कोई बात नहीं, मानना पड़ेगा। अब आपने जो NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ा होगा ना, नॉर्मली कहीं पर पढ़ रहे होंगे, तो आपके कंसेप्ट ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम YouTube की बात करें, अगर आप YouTube से पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो कंसेप्ट क्लियर होते हैं, वो पता है मुझे, ईजिली हो जाते हैं, और बढ़िया बेस्ट टीचर हैं, एकदम बेस्ट, मैं भी मानता हूँ। बट क्या है कि आपको अगर नीट वगैरह एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको 2-3 बार ना हर बुक की लाइनें पढ़नी पड़ेगी, उससे अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है। अब देखो अगर हम बात करें, हम अगर ऑनलाइन केवल पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे एल्केन, कि एल्केन में क्या होता है, CnH2n फॉर्मूला होता है, ये रहा, और ये क्या है, डबल बॉन्ड है ना, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। चलो ठीक है, ये हो गया। ठीक है, नोमेनक्लेचर तो छोड़ ही देते हैं कि नोमेनक्लेचर आपने पढ़ लिया है। और ये बात करें ये ऑर्बिटल कैसे बने हुए हैं, क्या जैसे पढ़ाया जाता है, एक मिनट, कैसे बने हुए हैं, कार्बन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 1s2 2s2 2p2, यही तो है। तो आपको बस इतना बता दिया जाएगा, जो पढ़ना है आपको, ये 2s में इतने और ये p में ये 2, है ना। तो एक ये कूद के क्या करेंगे ये साहब, ये भाग लेंगे इधर को, तो ये तो ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो जाती है, हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या बन जाता है, sp2 बन जाते हैं। एक ये खाली p बनाता है पाई बॉन्ड, जो कार्बन कार्बन में पाई बॉन्ड होगा ना, ये पाई, ये सिग्मा, और ये दो तो हाइड्रोजन हो गए, दो तो हाइड्रोजन हो गए, है ना। तो ये कैसे बने, sp2 से बने, ये इसके sp2 से बने, हाइड्रोजन का तो s लगा है, इसका हाइड्रोजन का s लगा है, ये sp2 से बने।
ये sp2 से बने, एक ये सिग्मा बॉन्ड भी sp2 से बना, और ये जो पाई बॉन्ड बनेगा ये p ऑर्बिटल पूरा होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। नोमेनक्लेचर तो छोड़ ही देते हैं, ज़्यादा वो नहीं करना। आइसोमेरिज्म आपने पढ़ लिया होगा, आइसोमर की अलग वीडियो हो जाती हैं। मैं बता रहा हूँ कि इस तरह पढ़ते हैं। हाँ, आइसोमर बताए जाते हैं कि सेम साइड में, देखो सेम साइड में अगर लगे हुए हैं तो क्या है, सिस है, और अलग अलग ग्रुप ये इस तरह से लगे हुए हैं, मतलब अपोजिट साइड में, तो ये कौन सी फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है। 277 केल्विन और 274 बॉइलिंग पॉइंट केल्विन, ठीक है, थोड़ा सा इस टाइप से। अब प्रिपरेशन देखें तो कैसे बनेगा, एल्काइन में हाइड्रोजन, तो क्या होगी, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी तो सिस एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। और लिक्विड अमोनिया, सोडियम है, लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में क्या बनेगा, ट्रांस एल्कीन बनेगा, ये इंपॉर्टेंट होती। तो ये ऐसे नहीं पढ़ना हमें। अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो कंसेप्ट क्लियर ही नहीं करने, केवल आपको दोस्ती करनी है बुक से, आपको दोस्ती करनी है बुक से, एक एक लाइन पढ़नी है, चाहे समझ में आए या फिर ना आए, आपको यही लाइनें पढ़नी है, तभी कुछ एक बार समझ में आएगी, सेकंड बार जरूर आएगी। आपको ऐसे ही पढ़ना है, एल्कीन आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, कंटेनिंग एटलीस्ट ये लाइनें 1 डबल बॉन्ड कम से कम, ताकि ये रिमाइंड करती हैं ये लाइनें। अगर आप जिस तरह मैंने अभी पढ़ा है इस तरह क्लियर नहीं होगा वो, अगर सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा, जिन बच्चों के ऑलरेडी बहुत 2-3 बार बुक कर रखी है उन्हीं के होते हैं सिलेक्शन, मतलब अच्छे नंबर जो आते हैं। मतलब बुक्स की लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। व्हाट शुड बी द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन, ये बताता है, जनरल फॉर्मूला बताइए, हमें रिमाइंड करा रही है बुक, लाइन को पढ़ो। इफ़ देयर इज 1 डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम, अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है इन एल्कीन, दे मस्ट पोजेस 2 हाइड्रोजन एटम लेस देन एल्कीन, मतलब क्या होंगे, उनमें 2 हाइड्रोजन की कमी होगी भाई, ये है ना, ये थे, तो अगर डबल बॉन्ड है तो एक ये हट गया, ये हट गया, तभी तो डबल बॉन्ड आया है। हैंस जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n, और एल्केन में कितना था, +2 था, तो यहाँ 2 हट गया। एल्किन आर आल्सो नोन एज ओलेफिन्स, यानी कि ऑयल फॉर्मिंग, ऑयल बनाती हैं। सिंस द फर्स्ट मेंबर ऑफ इथाइलिन और एथीन was found to form an oily liquid on reaction with chlorine, फाउंड टू फॉर्म क्या बनाने के लिए, ऑयली लिक्विड बनाने के लिए हुआ, ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन के साथ, ठीक है, आ जाएगा आगे, ठीक है। तो ये लाइन बाय लाइन आपको पढ़नी है। अब स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड, स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड की कैसे होती है वो एक बार देखना है एल्कीन का, तो ये आपको एक एक लाइन पढ़नी ही है, मतलब दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं वो मार खाओगे, और फिर कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। आपको क्या लगता है कि फिजिकल केमिस्ट्री है, कितना गलत पढ़ाया जाता है कि फिजिकल केमिस्ट्री है बस फॉर्मूले और प्रैक्टिस से है। अरे प्रैक्टिस सब भूल जाओगे, जब बुक्स की थ्योरी पता चलेगी ना क्या क्या सिस्टम है, तभी आप कर सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जब हम शुरू करेंगे तब आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बनेगी, ठीक है, कि फिजिकल केमिस्ट्री भी लाइन बाय लाइन पढ़नी है। पहले थ्योरी फर्स्ट क्या करो, फर्स्ट करो थ्योरी बहुत अच्छे से, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड देख दो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन एल्केन कंसिस्ट ऑफ 1 स्ट्रॉन्ग, किससे बना होता है, एक तो सिग्मा बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग है, बॉन्ड एंथैल्पी अबाउट 397 किलो जूल पर मोल। अब देखो लाइन टू लाइन पढ़ रहे हो तो आपको हर चीज़ पता चलेगी। अच्छा, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड की कितनी होती है, 397, 397, 400 किलो जूल के आसपास होती है पर मोल। ड्यू टू हेड ऑन ओवरलैपिंग है, क्यों होती है, क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है, सामने से ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एंड 1 वीक पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड जो बनता है उसकी एनर्जी जो होती है तोड़ने के लिए 284 किलो जूल पर मोल ही चाहिए। ऑब्टेन बाय लेटरल और साइडवेज से, है ना, इस तरह से पाई बॉन्ड के इस तरह से बने हुए होते हैं। ओवरलैपिंग ऑफ द 2 p ऑर्बिटल ऑफ 2 कार्बन एटम, ठीक है। हम पढ़ेंगे वैसे आगे ये। डबल बॉन्ड इज शॉर्टन इन बॉन्ड लेंथ, डबल बॉन्ड जो होता है वो शॉर्टर होता है, कितना, डबल बॉन्ड की होती है पिकोमीटर 134, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की होती है 154 पिकोमीटर। यू हैव ऑलरेडी रीड दैट पाई बॉन्ड इज ए बीकर बॉन्ड, पाई बॉन्ड जो होता है ना, ये पाई बॉन्ड बीकर बॉन्ड होता है, देखिए आपने एनर्जी, ड्यू टू पुअर साइडवेज ओवरलैपिंग, उसमें क्या होती है, साइड से ओवरलैपिंग हो गया बिटवीन द टू पी ऑर्बिटल। Thus, the presence of the pi bond makes alkene behave as source of loosely held mobile electron, ठीक है, आराम से पाई बॉन्ड में घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। Therefore, alkene are easily attacked by reagent, देखो
अब इसने क्या कहा, ये लाइन सुनो, ये देखो लाइन समझो। थस द प्रेजेंस ऑफ द पाई बॉन्ड होने की वजह से मेक्स एल्कीन बिहेव एज ए, एल्कीन को क्या बनाती, सोर्स ऑफ लूजली हेल्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मतलब तो जब पाई बॉन्ड होते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब कोई भी अगर पॉजिटिव है ना, जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, इधर को आएगा और अटैक कर सकता है एल्कीन पर। देयरफॉर एल्कीन आर इजीली अटैक्ड बाई रिएजेंट और कंपाउंड विच आर इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो रिएजेंट जो सर्च कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो पाई बॉन्ड जहाँ उसे दिखेगा वो आके अटैक करेगा। सच रिएजेंट, वो उन रिएजेंट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। ई, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक को हम करते हैं, शो करते हैं ई प्लस से, इलेक्ट्रोफिलिक। ई प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन को चाह रहा है ये। द प्रेजेंस ऑफ वीकर पाई बॉन्ड मेक एल्कीन अनस्टेबल। जो जो पाई बॉन्ड की वजह से जो एल्कीन क्या बनती है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल इन कंपेरिजन एल्केन के लिए। तभी तो एल्केन जो है स्टेबल है और रिएक्शन भी कम शो करता है। एंड थस एल्केन कैन बी चेंज इनटू सिंगल बॉन्ड कंपाउंड बाय कंबाइनिंग विद द इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अगर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट आएगा तो ये क्या हो सकती है, कंबाइन हो सकती है किससे, इलेक्ट्रोफिलिक से, और क्या बना सकती है, सैचुरेटेड कंपाउंड, या जो भी आगे रिएक्शन देखेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ द डबल बॉन्ड यानी कि बॉन्ड एंथैल्पी कितनी होती है, 681 kg 681 किलोजूल पर मोल, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, है ना। मतलब कार्बन कार्बन ये एक तो एक बॉन्ड है, और जब दो बॉन्ड हो जाएंगे तो ये 681, ठीक है। कार्बन सिंगल बॉन्ड की 348 किलो जूल है। अब आप देख लो, आप तो कहोगे सर सिंगल बॉन्ड की 348 है, तो डबल बॉन्ड की कितनी होगी, 696 होगी। नहीं, उससे कम होती है। ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ एथेन मॉलिक्यूल आर शोन इन फिगर, इतने में ऑर्बिटल डायग्राम दिया हुआ है। ये ऑर्बिटल डायग्राम मैंने आपको बताया ये कैसे बना हुआ है। ये देखो, ये मैंने बताया ही है ये कैसे बना हुआ है। और देखो ये कार्बन है, एक मिनट, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो अब देखो ये कार्बन मैंने बताया ना, कार्बन 6 1s2 2s2 2p2। अब देखो टू, दो एस में दो थे तो कूद के पी में चला जाएगा, तो ये sp2 तीन बॉन्ड तो ये ऐसे बन गए, तीन बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ये तीन सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। कौन से, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक एस ने और दो पी ने क्या कर लिया, हाइब्रिडाइजेशन कर लिया, तो sp2। अरे एक हमारे पे खाली हो गया, ये क्या बनाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड बनेगा, है ना। ये देखो सिग्मा बॉन्ड के बारे में बताया, sp2 भाई तीन बॉन्ड है, एक sp2 ये हो गया, एक sp2 ये हो गया, एक sp2 ये हो गया। और ये किससे हुआ है, s से हुआ है। ये तो हाइड्रोजन का s लगा है, यहाँ पे कार्बन दूसरे कार्बन का क्या लगा है, वो भी sp2 लगा है। sp2 समझ गए ना। अरे जितने ऑर्बिटल मिक्सअप हाइब्रिडाइज होते हैं ना, उतने ही नए बनते हैं। यहाँ पर s बना है, एक s लगा है और दो p लगे हैं, तो sp2 ये तीन तीन खर्च हैं तो तीन ही बनेंगे, ठीक है। चलो ठीक है। नोमेनक्लेचर, अब नोमेनक्लेचर पढ़ लो। नोमेनक्लेचर, अब देखो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो बार बार नोमेनक्लेचर आएंगे, इसलिए ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। एक मिनट, हाँ। फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन आईयूपीएसी सिस्टम में लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग द डबल बॉन्ड इज सेलेक्टेड। क्या कह रहा है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम की लंबी चेन को सेलेक्ट करना है, जो क्या रखती है, ये लाइन पढ़ो, डबल बॉन्ड रखती है, जिसके पास क्या है, डबल बॉन्ड। नंबरिंग ऑफ द चेन इज डन फ्रॉम द एंड ऑफ विच इज, नंबरिंग कहाँ से होगी, जहाँ से नियरर पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, डबल बॉन्ड पड़ रहा है, ठीक है। चलो थोड़ा सा ये देखो, ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ एथेन शोइंग फॉर्मेशन ऑफ ए पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड देखो, देखो ये देखो, ये देखो, ये सिंगल बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है ऊपर से। क्या बताया था, हेड ऑन होगा या साइड वे से ओवरलैपिंग, तो कमज़ोर है ना। पी पी ओरिजिनल से, मैंने क्या बताया था, ओरिजिनल बना पी। इन्होंने मिक्स नहीं किया पाई बॉन्ड बनाने के लिए, ये पाई बॉन्ड। या फिर ऐसे इस तरह भी दिखाया जा सकता है, ये पाई क्लाउड, ठीक है। अब देख लो ये 134 पिकोमीटर, ठीक है। एक कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 110 पिकोमीटर, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन जो ये एल्केन है उसमें कितने, 116.6 डिग्री एंगल है ये जो है, ठीक है। और ये कार्बन और हाइड्रोजन में ये जो डबल बॉन्ड वाला है ये 121 पॉइंट। तो इतना याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि हाँ क्या क्या है, और ये इस तरह की ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, पाई क्लाउड कैसे हो रहा है। और ये पाई जो बॉन्ड बनता है वो प्योर पी ऑर्बिटल से बनता है, पाई ऑर्बिटल में मिक्सिंग नहीं होती, पाई बॉन्ड में, सॉरी, ठीक है बस। हाँ,
तो सफिक्स एन सफिक्स होता है जो लास्ट में लगता है, तो उस सफिक्स ई एन ई रिप्लेस ए एन ई, मतलब हम मेथेन लिखते थे, एथेन लिखते थे, ई टी एच ए एन ई, तो एन हट के अब क्या आ जाएगा, ईन आ जाएगा ऑफ एल्केन। इट मे बी रिमेंबर दैट द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन सीरीज इज CH2 रिप्लेसिंग एन बाई वन इन CnH2n। चलो आगे देखो समझो। नोन एज मेथेन बट हैज़ ए वेरी शॉर्ट लाइफ, इसकी बहुत मीथीन है वैसे तो, लेकिन इसे हम पढ़ते नहीं, बहुत ही शॉर्ट लाइफ है। ये जो CH2 है ना, ये जो CH2 दिखा रहे हैं ना, ये एक मिनट, ये तो नोन एज मीथीन होता है बट हैज़ ए वेरी शॉर्ट लाइफ, तो इसके बारे में हम देखते नहीं। आज एज ऑलरेडी मैंशन फर्स्ट स्टेबल मेंबर ऑफ एल्कीन सीरीज इज C2H4। मैंने क्या बताया, CnH2n है ना, तो C2H4 नोन एज इथाइलिन। कॉमन नेम क्या है, इथीन। IUPAC नेम ऑफ फ्यू मेंबर ऑफ एल्कीन आर गिवन बिलो। IUPAC नेम देख लो एक बार क्या क्या है, ठीक है। इसने क्या बताया था, नंबरिंग पहले तो साइड ये चेन सेलेक्ट कर लो, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ से क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है, तो ये तो एक पे ही पड़ रहा है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोपीन, तो ये नंबरिंग 1 2 3 4। मेट 8 प्रो ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 1 पे इन, ठीक है। मेट 8 प्रो ब्यूट, तो ब्यूट 2 पे इन है, ठीक है। मेट 8 प्रो ब्यूट। अब आप ये समझो, एक तो एक पर है और एक 3 पर है ना, एक तो एक पर है और एक 3 पे है, तो जब डबल बॉन्ड होंगे, 2 डबल बॉन्ड होंगे, तो आप क्या लिखोगे, मेट 8 प्रो ब्यूट, तो लिखोगे ब्यूटा, 1 और 3 पे लिखोगे, बताओगे, और डाई 2 हैं इन, तो ये ब्यूटा लिखोगे, है ना, डबल बॉन्ड 2 जगह हैं, ठीक है। अब ये देख लो, हाँ अब यहाँ हमें तो वो कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है ना, यहाँ पे ऑप्शन भी कुछ नहीं है, जहाँ पे डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है, तो 1 2 3, तो 2 पे क्या है, मिथाइल, 2 पे मिथाइल, मेट 8 प्रोप प्रोप, 1 पे इन, 1 पे इन, ठीक है। अब देखो कौन सा डबल बॉन्ड शो कर, कौन सी कार्बन चेन लोगे, ये लोगे क्या, या फिर ये लोगे, अब बताओ कौन सी लोगे, देखते हैं। 1 2 3 4, 1 2 1 पे पड़ रहा है डबल बॉन्ड, सही है, पास में पड़ रहा है, 3 पे मिथाइल है, तो 3 पे तो मिथाइल, 4 कार्बन के लिए क्या ब्यूट, 1 पे 1, 1 पे इन, ठीक है। चलो बस ये देख लेना एक बार क्या क्या इनके नाम दिए हुए हैं, क्वेश्चन देख लेना खुद, ठीक है। अब आइसोमेरिज्म के देखो क्वेश्चन, आप कह रहे होंगे कि सर क्या जब हम पहली बार पढ़ेंगे तो क्या क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन की सीरीज़ अलग रखेंगे, पहले एक बार थ्योरी प्रॉपर कर लेते हैं तो थोड़ा सा सही हो जाता है। आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म बताओ ज़रा मुझे, क्या होते हैं आइसोमेरिज्म, एक मिनट। एल्कीन शो बोथ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी शो करता है ये, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है। तो ज्योमेट्रिकल तो आप पहली बार ही पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने पढ़ा हुआ था इससे पहली यूनिट में। एज इन एल्कीन, हमने देखा था एल्कीन में, एज इन एल्कीन ईथीन जो है ना, C2H4 एंड प्रोपीन कैन हैव ओनली 1 स्ट्रक्चर। भाई 2 कार्बन है या 3 कार्बन का क्या बनाओगे, ये है या ये है ना, 3 कार्बन का यही तो है, तो ये तो एक और एक, बट एल्कीन हायर देन द प्रोपीन, प्रोपीन से ऊपर मतलब 3 कार्बन से ऊपर हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, 2-3 स्ट्रक्चर हो सकते हैं, मतलब कौन सी कार्बन चेन हमें सेलेक्ट करनी है। एल्कीन पोजेसिंग C4H8 जो 4 कार्बन के एज मॉलिकुलर फॉर्मूला कैन बी रिटर्न इन द फॉलोइंग 3 वे, 3 तरीके से आप लिख सकते हो, क्या, C4H8 ये रहे, ठीक है। देखो तो एक तो इन्होंने लिखा हुआ है ये, ठीक है, हाँ, एक लिखा हुआ है ये, एक मिनट सही से ही कर लेते हैं चले, हाँ, और एक लिखा हुआ है इन्होंने ये, तीनों को अलग अलग गौर से देखो, तीनों के हम IUPAC नेम लिखते हैं। तो मुझे बताइए यहाँ डबल बॉन्ड 1 नंबर पे, तो में 4 कार्बन के लिए तो ब्यूट, तो ठीक है। 1 पे क्या हो गया, 1 पे क्या हो गया, 1 पे क्या हो गया इन, तो ब्यूट 1 इन है, ठीक है। C4H8 ही है, ये भी C4H8 ही है। यहाँ डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे लिखा हुआ है, 2 कार्बन पे, तो ब्यूट 2 पे इन, ठीक है।
तीनों के स्ट्रक्चरल फॉर्मूले तुम्हें अलग अलग ही नज़र आ रहे हैं ना। अब ये देखो, अब इन्होंने क्या किया, कार्बन की चेन ही चेंज कर दी, 4 की नहीं करी, 3 की करी। तो 2 पे रखा इन्होंने मिथाइल, तो 2 पे तो मिथाइल, प्रोप, मेट, एट, प्रोप, और 1 पे क्या है, ईन है। तो तीनों के क्या अलग अलग हैं, तो आप क्या कहोगे। अब देखो स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड में देखो, एंड सेकंड एंड थर्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ चेन आइसोमर। देखो क्या है, पहला और तीसरा, पहला तीसरे में देखो 3 कार्बन की चेन है, और पहले में है 4 कार्बन की चेन। तो पहला तीसरा चेन आइसोमर है ना, चेन नंबर ऑफ कार्बन की चेन ही अलग हो गई। वेयर एज फर्स्ट एंड सेकंड आर पोजीशन आइसोमर। अब मुझे फर्स्ट एंड सेकंड बताओ, आप ये बताओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड कितने पे है, पहले पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कितने पे है, दूसरे पे। तो ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर हुए ना, क्योंकि इनके डबल बॉन्ड की इनके डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, चेंज हो रही है ना। तो ये कौन से, ये दोनों हो गए पोजीशन आइसोमर। आ गया समझ में, ठीक है। चलो अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब देखो आइसोमर देख लेते हैं। देखो इन्होंने बिल्कुल जितना रिक्वायर्ड है ना, जितना रिक्वायर्ड है, बुक से पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है, जब आप आइसोमर पढ़ते होंगे तो इतना सारा पढ़ लेते होंगे कि दिमाग ख़राब हो जाता होगा। बुक में बिल्कुल उतना है जितना सीक्वेंस वाइज में चलना चाहिए, एक ब्रेन डेवलप्ड होना चाहिए, बुक उस तरह से बनती है। जो कोचिंग के अकॉर्डिंग बनती हैं वो एक ही पॉइंट में आइसोमेरिज्म अगर बता रहे हैं तो इतनी 8-10 वीडियो हो जाएंगी, कितना ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, मगर इतना नहीं पढ़ना होता, सीक्वेंस वाइज में पढ़ना है। बाकी हर एक की कैपेबिलिटी अपनी अलग अलग होती है। तो वो तो आपने स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ लिए। तो कौन कौन से दिखे थे उसमें, चेन थे, चेन आइसोमर थे, और पोजिशन आइसोमर थे, ठीक है बच्चों। चलो ज्योमेट्रिकल, भाई मुझे ये बताओ, जब एल्केन आप पढ़ रहे थे तो आपने ये कह रहे थे सर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो ये सिंगल बॉन्ड ना, अगर आप इसको बॉल की तरह करो, जो वो बॉल एंड स्टिक मॉडल, बॉल जो होती है उसमें ये छेद होता है, ये बॉल है, ये छेद है, इधर कार्बन कार्बन मान लिया, तो ये घूम सकती थी ना बॉल थोड़ी। आप अगर अपने ही एक्सेस पे इसे रोटेट करो, कितने ही रोटेट कर लो, है ना, कितने भी रोटेट कर लो ये रोटेशन। तो ये वो कौन से दिखा रहे थे, वो कन्फर्मेशन दिखा रहे थे ना, कन्फर्मर दिखा रहे थे, ठीक है। तो लेकिन अब यहाँ तो सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड है। तो अब आप पढ़ोगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हैव टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग टू वैलेंसी बाय ज्वाइनिंग विद 2 एटम और ग्रुप। ये क्या कह रहा है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हैव टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग 2 वैलेंसी बाय ज्वाइनिंग विद 2 एटम और ग्रुप। इफ द 2 एटम और ग्रुप अटैच टू ईच कार्बन एटम आर डिफरेंट, दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। क्या ये डबल बॉन्ड जो भी नज़र आ रहा है, ठीक है। लाइक स्ट्रक्चर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन स्पेस फॉलोइंग 2 वे। देखो कुछ नहीं, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस तरह आप डबल बॉन्ड है, इसी तरह से तो करोगे ना आप मुझे बताओ, ये जो कार्बन कार्बन है इनमें एक्स और वाई अलग अलग की 2 तरीके से हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, एक तो एक्स ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, एक बाई ये हो गया, बाई ये हो गया, ठीक है, एक एक्स यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, एक बाई यहाँ पर हो गया। अब आप देखो ये बाई इन्होंने अलग अलग कर दिया ना, ये यहाँ पे अलग अलग कर दिया ना, ये बाई यहाँ पर आ गया और एक्स यहाँ पर आ गया, इन दोनों में उल्टा कर दिया ना नीचे। तो अब आप देखो, तो एक तरह से कि यहाँ तो एक्स एक्स सेम साइड है, और यहाँ एक्स एक्स ऐसे है अपोजिट साइड में, यहाँ बाई बाई सेम साइड है, और यहाँ बाई बाई इस तरह से अपोजिट साइड में है। तो कुछ फ़र्क आ रहा है, फ़र्क होगा। अब इनको क्या बोलते हैं भाई, कंपाउंड का फॉर्मूला एक बार बताओ, अगर मैं कंपाउंड का फॉर्मूला दोनों की बात करूं, ए और बी की, तो फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा ना, मुझे बताओ सेम होगा। तो लेकिन ये तो अरेंजमेंट तो अलग अलग है, तो अब इसको क्या बोलेंगे, यही है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इन ए द टू आइडेंटिकल एटम दैट इज बोथ द एक्स और बोथ द बाई लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, बट इन बी, अगर बी की बात करें तो बी में बी द 2x और 2 बाई लाई अक्रॉस द डबल बॉन्ड और ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। यही बता रहा है कि भैया ए में क्या था, ए में तो एक ही साइड में है, ठीक है, और बी में क्या है, अपोजिट साइड में है, ये बता रहा है, ठीक है, पता है आपको। ए कहाँ भाग गया, ये रहा। दिस रिजल्ट इन द डिफरेंट ज्योमेट्री। अब क्या हुआ, दोनों की ज्योमेट्री अलग अलग हो गई, एंड बी दैट इज
डिस्पोजिशन ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस इन टू अरेंजमेंट इज डिफरेंट, दोनों के अरेंजमेंट अलग अलग है। तो देयरफॉर दे आर स्टीरियो आइसोमर, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हैं इनको, स्टीरियो आइसोमर। उनकी ज्योमेट्री अलग अलग हो गई। दे वुड हैव द सेम ज्योमेट्री, दे वुड हैव द सेम ज्योमेट्री इफ एटम और ग्रुप अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैन बी रोटेटेड। पता, अब ये कह रहा है कि इनकी ज्योमेट्री सेम होती। भाई ठीक है, तुमने एक साइड लगा दिए, ये एक्स एक्स एक साइड लगा दिए, ये एक्स एक्स बाई साइड लगा दिए, हम एक ही बात कर रहे हैं। ये ज्योमेट्री सेम होती अगर ये जो बॉन्ड है, अगर ये जो बॉन्ड है ये कार्बन, अगर इसको पकड़ के हम अपनी मर्जी से ऐसे घुमा देते हैं ना, तो ये चेंज होता रहता, तो कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे एल्केन में था हमारा, उसके कन्फर्मेशन थे। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे घुमा नहीं सकते, यहाँ पे घुमा नहीं सकते, क्योंकि डबल बॉन्ड है। अगर तुम घुमाओगे तो क्या होगा, बॉन्ड ट्रुक क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ तो घुमा नहीं सकते, एक ही ज्योमेट्री हो जाती अगर घूम जाते तो ये यही कह रहा है। बट रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज नॉट फ्री, फ्री नहीं है, इट इज रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड है। तो क्या बोलते हैं इसे, स्टीरियो आइसोमर में, ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से है। फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट, समझने के लिए टेक टू पीसेज ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड एंड ज्वाइन देम विद द हेल्प ऑफ टू नेल। उन्होंने मतलब एक प्रैक्टिकल बताया कि इस तरह करो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने बताई दिया। होल्ड वन कार्डबोर्ड, कैन यू रियली रोटेट, तुम नहीं घुमा सकते, यहाँ कुछ बॉल भी रख लेते हैं। अब सपोज करो यहाँ पे प्लास्टिक की दो रख लो, ये ऐसे ही समझ लो कि ये है, यहाँ पे छेद करे तुमने दो, एक चीज़ यहाँ रखी, यहाँ रखी, तो अगर ये स्टेशनरी है, ये क्या घूम जाएगी, अगर इसे तुम घुमाओगे घूम नहीं जाएगी ना, ये तो अटक जाएगी। फील कर सकते हो, बॉन्ड टूटेंगे, घूमेंगे नहीं। ठीक है, ठीक। द आंसर इज, अब देखो ये क्या कह रहा है, द स्टीरियो आइसोमर ऑफ दिस टाइप आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने बोला है इस तरह का स्टीरियो आइसोमर ऑफ दिस टाइप ऑफ आर कॉल्ड, इसे ही बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। द आइसोमर ऑफ द टाइप ए इन विच टू आइडेंटिकल, वो वाला आइसोमर इन जिसमें दो आइडेंटिकल ग्रुप, यानी कि ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दो आइडेंटिकल ग्रुप एक्स और एक्स, आइडेंटिकल ग्रुप लाई ऑन द सेम साइड, अगर सेम साइड हैं तो ग्रुप डबल बॉन्ड इज कॉल्ड सिस आइसोमर, इसको बोलेंगे सिस। ठीक है, एंड द अदर आइसोमर ऑफ द टाइप बी इन विच आइडेंटिकल एटम और ग्रुप लाई ऑन द अपोजिट साइड, दूसरी साइड में बैठ रहा है, यानी कि ये एक्स यहाँ ना होके ये किधर है, इधर है, ऑफ द डबल बॉन्ड इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे ट्रांस। ठीक है, थस सिस एंड ट्रांस आइसोमर हैव द सेम स्ट्रक्चर बट हैव डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से सिस और ट्रांस आइसोमर की ना सेम स्ट्रक्चर है और डिफरेंट क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन, अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस। भाई सेम स्ट्रक्चर तो है ही दोनों की, है ना, आप मॉलिक्यूलर फार्मूला भी किए, सेम स्ट्रक्चर है, पर अरेंजमेंट, एटम का जो अरेंजमेंट है स्पेस में वो क्या है, डिफरेंट है। ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस, दीज आइसोमर डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज। इन अरेंजमेंट की वजह से ना, ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस, दीज आइसोमर डिफर इन देयर प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग पॉइंट, क्या मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मूवमेंट, सॉल्युबिलिटी ईटीसी। इन स्पेस में अरेंजमेंट की वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी फर्क आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट में आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट में भी आएगा, सॉल्युबिलिटी में भी आएगा। ज्योमेट्रिकल और सिस ट्रांस आइसोमर ऑफ ब्यूट टू इन आर रिप्रेजेंटेड बिलो। इसने क्या बोला है कि एक बार देख लो, ब्यूट टू इन, तो ये देखो ब्यूट टू इन, ठीक है, ये है सिस, सिस क्यों है, कार्बन, ये देखो मिथाइल मिथाइल ग्रुप, ये सेम साइड में आ रहे हैं तो सिस। मेट एट प्रो ब्यूट, तो ब्यूट दो पे इन, दो पे है, ये दो पे ही तो डबल बॉन्ड, और मेट एट प्रो ब्यूट, सही है, ब्यूट है, ब्यूट दो पे ही है, टू इन, नाम तो सही है। मुझे बताओ अलग अलग ग्रुप, अलग अलग ग्रुप, अलग अलग साइड पे, अलग अलग अपोजिट साइड पे, ये अपोजिट साइड पे, तो क्या हो गया, ट्रांस हो गया। सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन इज फाउंड टू बी मोर पोलर, देखो एक मिनट, ये क्या कह रहा है, सिस फॉर्म ऑफ एल्कीन, ये क्या है, ये मोर पोलर है, एंड ट्रांसफॉर्म पोलर कंपेयर टू ट्रांसफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस ब्यूट टू इन इज, देखो
इसका डाइपोल मोमेंट कितना है 0.33 डिवाई, है ना, डिवाई। वेयर अ डाइपोल मोमेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्म इज ऑलमोस्ट, इसका क्या है 0 है। एज और इट कैन बी सेड दैट सॉरी, इट कैन बी सेड दैट ट्रांसब्यूटुइन इज नॉन पोलर। लगभग ट्रांसब्यूटुइन क्या है, नॉन पोलर है। आपने वेक्टर के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा, वो कट हो जाता है, चलो कोई नहीं, देखेंगे। दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय ड्राइंग, एक मिनट थोड़ा सा वो आ रहा है, हाँ, ड्राइंग ज्योमेट्री ऑफ द टू फॉर्म आर गिवन बिलो फ्रॉम विच इट इज क्लियर दैट इन ट्रांसब्यूटुइन द टू मिथाइल ग्रुप आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये देखो ये इधर जा रहा है, इसका वेक्ट ऐसे है ना, इसका ये इस साइड में हो रहा है, देखो इस पे हल्का पॉजिटिव चार्ज, इस पे हल्का पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या निगेटिव चार्ज, यहाँ पर निगेटिव चार्ज, तो ये एक तरह से कट रहे हैं दोनों। द टू मिथाइल ग्रुप आर इन पॉजिटिव डायरेक्शन, देयरफॉर डाइपोल मोमेंट ऑफ कार्बन और मिथाइल ग्रुप, कार्बन और मिथाइल ग्रुप बॉन्ड्स कैंसिल, ये कैंसिल हो रहा है ना इनका दोनों का डाइपोल, थस मेकिंग ट्रांसफॉर्म नॉन पोलर। तो इसलिए क्या है, ये नॉन पोलर हो रहा। अब इसका क्या हो रहा है, देखो इन दोनों का तो कट रहा है, अब इनका ये मिथाइल ग्रुप से कार्बन की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप से कार्बन की तरफ जा रहा है, तो ये तो फिर पोलरिटी में जा रहा है ना, क्योंकि अब ये तो दोनों अलग अलग साइड से आ रहे हैं, अब ये एक दूसरे से कट कर रहे हैं, ये देखो एक दूसरे से कट हो रहे हैं ना, तो इसलिए क्या है, इसका डाइपोल मोमेंट 0.33 डिवाई है और इसका लगभग 0 है। In case of solid, it is observed that trans isomer has higher melting point than the cis form। किस केस में, सॉलिड की केस में, सॉलिड्स की केस में क्या है, सिस, ये क्या लिखा है, ऑब्जर्व दैट ट्रांस आइसोमर हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड के केस में ट्रांस का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा देन द सिस फॉर्म से। Geometrical or cis trans isomer is also known as shown by alkene of the type XYC डबल वन CXZ एंड ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसका, ठीक है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, आपने समझ ही लिया। अरे बस देखो क्या है कि तुम्हें ये ब्यूटुइन दिखाया हुआ था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अगर ये X है और ये X है और ये बाई है और ये बाई है, तो ये कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म है। कार्बन कार्बन, ये एक्स सेम ग्रुप आ गए तो सिस फॉर्म है, और ये एक्स है, ये एक्स है, ये अगर अपोजिट आ गए तो ये क्या है, ट्रांसफॉर्म है। अब आप कहोगे कि अच्छा यहाँ सर अगर हम यहाँ ए लिख दें और यहाँ सी लिख दें तो भी ट्रांसफॉर्म है, क्यों, इसके अकॉर्डिंग, एक्स एक्स के अकॉर्डिंग, समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब क्या करना है, हमें प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। तो अब देखो अगर तुम्हें बताया जाता एग्ज़ाम में प्रॉपर्टी, देखो कितनी है, 4, कितनी है टोटल हमारे पास, 4 प्रिपरेशन है। अब मैं बताऊं, जैसे पहला तुम्हारे एल्काइन से बनाया जाता है, ये किससे बनाई जाती है, एल्काइन से। तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि मतलब अगर जो भी आप पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो कि एल्काइन है बताएं, रिएजेंट वगैरह बताते हैं कि सोडियम या लिक्विड अमोनिया से ट्रांसफॉर्म बनती है, और ये डायरेक्ट हाइड्रोजन पैलेडियम वगैरह से सिस फॉर्म बनती है, और चलो आगे बढ़ो आगे। इस तरह नहीं कि बिल्कुल तुम्हें पढ़ना है प्रॉपर वे में, और ये समझना है कि अगर कोई भी प्रिपरेशन हो रही है तो एग्जैक्ट कंडीशन क्या है और उसकी एक एक लाइन पढ़नी है, तभी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इस थ्योरी से क्वेश्चन बनेगा, इस थ्योरी से, ना कि रिएक्शन के। उल्टा सोचते हो आप कि ये हमें पता होने चाहिए, अरे ये तो सबको ही पता है, ये पता होना चाहिए आपको। तो पहली प्रिपरेशन एल्कीन की क्या है, फ्रॉम किससे, एल्काइन से, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं, तो प्रिपरेशन देखते हैं हम एल्कीन की, तो किससे है, पहले एल्काइन से। तो एल्काइन और पार्शियल रिडक्शन, देखो पार्शियल का क्या मतलब है, एल्काइन में तो 3 बॉन्ड होते हैं, तो पार्शियल का मतलब अगर ये पूरा रिडक्शन हो जाए तो एल्केन बन जाएगा, नहीं, हमें पार्शियल करना है, केवल एक ही बॉन्ड तोड़ना है एक तरह से, ताकि एल्कीन में रहे। विद कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ डाई हाइड्रोजन, कैलकुलेटेड मतलब ज़्यादा हाइड्रोजन भी नहीं देनी, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडाइज्ड चारकोल पार्शली डीएक्टिवेटेड विद पॉइजनस लाइक, डीएक्टिवेटेड क्यों कर दिया है, डीएक्टिवेटेड विद पॉइजनस लाइक सल्फर कंपाउंड और क्यूनोलिन गिव एल्केन। अगर डीएक्टिवेटेड नहीं करेंगे हम तो ये
क्या होगा, कार्बन कार्बन में जो ट्रिपल बॉन्ड है ये तीनों टूट जाएंगे और क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब एल्केन में हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा हमने जहर भी घोल दिया ताकि केवल एल्कीन लगे। पार्शली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज चारकोल इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, पार्शली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज, पैलेडाइज मतलब पैलेडियम, चारकोल इज नोन एज लिंडलार कैटलिस्ट। आपको ये याद रखना है, क्या बोला जाता है, लिंडलार कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। ठीक है बच्चों। एल्कीन थस ऑब्टेन आर हैविंग सिस ज्योमेट्री, तो इससे लिंडलार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो बनेगी एल्कीन वो कौन सी होगी, सिस। सिस कौन सा था, डबल बॉन्ड जो सेम साइड हैं, सेम साइड ग्रुप है ना, और जो अलग अलग हैं वो होती ट्रांस, ठीक है, सेम साइड। हाउएवर एल्काइन ऑन रिडक्शन विद सोडियम, अब ये पॉइंट याद रखो कि एल्काइन ऑन रिडक्शन विद सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, यानी कि Na और लिक्विड अमोनिया NH3 की प्रेजेंस में जो बनेगी ना वो ट्रांस एल्कीन बनेगी। तो आपसे पूछा जाएगा ट्रांस एल्कीन कब बनेगी और सिस एल्कीन कब बनेगी। तो पैलेडियम और चारकोल की प्रेजेंस में ये एल्काइन है, हाइड्रोजन हुए, तो ये क्या बनेगी, सिस एल्कीन। ये देखो ये सिस है ना, ये R बना, आप कहोगे ये तो सर अलग अलग है, अरे ये हाइड्रोजन तो एक साइड है ना, तो ये कौन सी हो गई, सिस एल्कीन। अब ये एल्काइन है, ये हाइड्रोजन, अब सोडियम या लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में कौन सी बता रहा है ये, अब हाइड्रोजन देखो R1 ये तो कोई दिक्कत नहीं, R1 अलग अलग, ये हाइड्रोजन ये अपोजिट साइड है, तो इसलिए ये क्या हो गई, ट्रांस एल्कीन हो गई। ठीक है, तो क्या क्या है, पैलेडाइज और ये कार्बन चारकोल की प्रेजेंस में जो बनती है वो सिस बनती है, और सोडियम और लिक्विड NH3 अमोनिया की प्रेजेंस में क्या बनती है, मुझे बताओ, TRA ट्रांस एल्कीन बनती है। याद रहेगा। ये देखो इथाइन है, हाइड्रोजन पैलेडियम कार्बन, तो ये क्या बन गया, इथीन बन गया। प्रोपाइन है, दो इधर बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन क्या बन गया, प्रोपीन बन गया। विल प्रोपीन थस ऑब्टेन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये कह रहा है क्या एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। थिंक फॉर द रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, तो इसका आंसर देखो, क्या ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो देखो ये स्ट्रक्चर बनी है, तो CH3 ये CH हो गया। अब देखो सेम साइड हो सकते हैं क्या, अरे हाँ ये तो सेम साइड है, ठीक है। अब एक बार बताओ, ये हाइड्रोजन अपोजिट साइड है, ठीक है, मगर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड के एक ही कार्बन पर सेम एटम लगे हुए होते हैं तो वो GI शो नहीं करता। ठीक है बच्चों, चलो अब दूसरा मेथड पढ़ो। फ्रॉम एल्किल हैलाइड, एल्किल क्या होता है, जैसे मिथाइल है ये CH3, इथाइल है C2H5, ठीक है, ये हैलाइड मतलब क्लोराइड, C2H5 एल्किल ये है, ये कौन सा है, इथाइल ब्रोमाइड, C2H5 इथाइल आयोडाइड, ठीक है, तो ये है एल्किल हैलाइड। चलो कोई बात नहीं। एल्किल हैलाइड RX ऑन हीटिंग विद एल्कोहलिक पोटाश यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस डिजॉल्व इन एल्कोहल की प्रेजेंस में से एथेनॉल बोल सकते हैं। एलिमिनेट वन मॉलिक्यूल ऑफ हेलोजन एसिड टू फॉर्म एल्कीन, तो क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकलेगा और X निकलेगा, यानी कि हैलाइड निकलेगा जो भी क्लोराइड बना। दिस रिएक्शन इज नोन एज, डी मतलब निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का, हेलोजन मतलब हेलोजन का, दैट इज रिमूवल ऑफ हेलोजन एसिड। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो ये हेलोजन के अकॉर्डिंग ये तो हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, तो बीटा से तो निकलता है H और अल्फा से निकलता है हेलोजन, तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। सिंस हाइड्रोजन एटम इज एलिमिनेटेड फ्रॉम, जैसे कि हाइड्रोजन एटम जो है एटम इज एलिमिनेटेड फ्रॉम बीटा कार्बन एटम, अल्फा बीटा से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है ना, कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच। इसका ये क्या कह रहा है, बीटा कौन सा वाला है, बीटा वो है जिस पे हेलोजन लग रहा है, वो तो अल्फा है, और इसके अल्फा के पास वाला जो कार्बन है वो बीटा है, और उससे निकलेगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, क्या बन गया है, ये ऑब्वियसली नज़र आ रहा है, एल्कीन बन गया है। ठीक है, चलो
तो अब आप थोड़ा सा समझ लो क्या कह रहा है आगे। ये थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है जो होती है, नेचर ऑफ हेलोजन एटम एंड द एल्काइल ग्रुप डेटरमाइन रेट ऑफ द रिएक्शन। तो ये क्या बोल रहा है, नेचर ऑफ हेलोजन एटम, जो हेलोजन एटम का जो नेचर है, एंड द एल्काइल ग्रुप डेटरमाइन रेट ऑफ द रिएक्शन। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे पता चलती है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट फॉर हेलोजन की बात करें, द रेट इज़ आयोडीन का सबसे पहले है, मतलब आयोडीन का सबसे ज़्यादा है, फिर ब्रोमीन का, फिर क्या है क्लोरीन का। मतलब अगर ये रिमूव जल्दी हो जाएंगे, जो हम बात कर रहे हैं ना ये हेलोजन, इसकी जगह अगर आयोडीन होगा तो सबसे जल्दी, फिर ब्रोमीन होगा और उसके बाद क्लोरीन होगा, ठीक है, हेलोजन निकलने के। वाइल फॉर एल्काइल ग्रुप इट इज टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। अगर हम एल्काइल ग्रुप की बात करें, हेलोजन की बात करें, तो हेलोजन के अकॉर्डिंग तो रेट ये रहेगा, आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन, ठीक है। अगर हम एल्काइल ग्रुप की बात करें, जो एल्काइल ग्रुप लगा रहेगा उसका क्या है, टर्शरी से सबसे जल्दी, फिर सेकेंडरी एंड देन फिर प्राइमरी। याद रहेगा ये, तो टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। चलो अब देखो थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में थर्ड मेथड देखो कितने बचे हुए हैं बच्चों, एक थर्ड मेथड है और एक है फोर्थ मेथड। चलो थर्ड मेथड कर लो। हाँ, थर्ड मेथड क्या है, फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। अब विसिनल डाइहैलाइड को समझो, विसिनल क्या होता है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। डाइहैलाइड इन विच टू हेलोजन एटम आर अटैच टू टू एडजेसेंट कार्बन एटम आर नोन है विसिनल डाइहैलाइड। तो इन विच टू हेलोजन एटम, दो हेलोजन एटम आर अटैच, मतलब एक ये कार्बन एक ये कार्बन, अगर इससे ये CH2 है, ये CH2 है, ठीक है, अगर इससे अलग अलग ये दोनों आपस में बराबर बराबर, एक ये कार्बन एक कार्बन, इससे अगर हेलोजन अटैच हैं, हेलोजन अटैच हैं, क्या है, हेलोजन अटैच है, ब्रोमीन ब्रोमीन अटैच है, कार्बन एटम आर नोन है, इनको क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहैलाइड। एक एक कार्बन पे नहीं, पास पास के कार्बन पे हेलोजन अटैच होते हैं, तो ये विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल तो हो गया अलग अलग कार्बन के पास पास के, और डाई मतलब दो, हैलाइड मतलब क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन। विसिनल डाइहैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक मेटल लूज ए मॉलिक्यूल ऑफ ZnCl2। अब आप देखो अगर ये जिंक की प्रेजेंस में करें तो एक ये ZnBr और एक ये, जैसे आप इसको ऐसे समझ लो, ठीक है, यहाँ Zn, एक मिनट, यहाँ Zn रख गया, तो ये और ये ZnBr2 बन गया, और ये क्या हो गया, एल्कीन बन गया, और ये क्या हो गया, जिंक ब्रोमाइड, ठीक है। अब देखो CH3CHBr CH2Br, ये जिंक की प्रेजेंस में ये Zn निकल गया, ZnBr और ये वाला Br है ना, तो ZnBr2 निकल गया, और ये क्या बन गया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, क्या बन गया, मेथेन प्रोपीन। आ गया समझ में। तो जिंक की प्रेजेंस में विसिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं, जो आसपास का कार्बन से हैलाइड जुड़े हुए हों, आसपास अटैच कार्बन से हैलाइड जुड़े हुए हों, उनको विसिनल डाइहैलाइड, डाई मतलब दो हैं, ठीक है। अब जो है लास्ट मेथड है फोर्थ मेथड। तो कुछ नहीं है, फोर्थ मेथड क्या है, ये क्या बोला है, हाँ, फ्रॉम एल्कोहल बाई एसिडिक डिहाइड्रेशन। अब ये देखो किससे, एल्कोहल से, बाई एसिडिक डिहाइड्रेशन। अब किसके, अब देखो इसकी रिएक्शन देखो, आप क्या एल से ही तो पढ़ते हो ना, डायरेक्ट एल्कोहल देखते हो, एथेनॉल। अब किसका हाइड्रोजन निकलेगा, OH निकलेगा, ठीक है, ये एल्कोहल ग्रुप है ना, अल्फा से निकल रहा है, और बीटा से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, तो इसके बीच में ये निकलेगा तो क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो ये एल्कीन बन गया। किसकी प्रेजेंस में था, एसिडिक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ना, ठीक है, यानी कि ये H+, ठीक है, याद रहेगा ये, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म है, या जो भी है एक बार देख लो, जो भी लाइनें दी हुई हैं, ठीक है। और आपको अभी ये याद नहीं करना, केवल NCERT में जो जो मैकेनिज्म दिया होगा केवल वही याद करेंगे हम। यू हैव रीड ड्यूरिंग नोमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट होमोलोगस, ये यूनिट बारे में आपने पढ़ा है, दैट एल्कोहल आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। एल्कोहल क्या है, वो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है एल्केन के, मतलब कि एल्केन में क्या लगा दो, एक हाइड्रोजन हटा के OH ग्रुप लग जाता है, तो वो क्या बन जाते हैं, एल्कोहल बन जाते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाई ROH, मैंने बताया ये ROH,
वेयर आर इज द CnH2n+2। देखो एल्केन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2 था, तो एक हाइड्रोजन हटा और उसमें क्या लिख गया, चिपक गया, OH ग्रुप चिपक गया। एल्कोहल ऑन हीटिंग विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एक मिनट, एल्कोहल किसे गर्म करने पर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म एल्कीन, क्या बनाते हैं, एल्कोहल किसके प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में करने पर क्या बनाते हैं, एल्केन। अरे सल्फ्यूरिक एसिड की गर्म प्रेजेंस करेंगे ना तो भी वैसे भी ये तो एकदम हीटिंग देगा ना, जैसी एसिड, एक बार बताओ एल्कोहल है, ठीक है, उसमें तुमने क्या डाला, एसिड डाला और हीट और कर दिया, तो वैसे ही वाटर का रिमूवल हो जाएगा, HOH का रिमूवल हो जाएगा, है ना, जला देगा, फूक देगा। एसिड क्या करता है, पानी को फूक देता है, बस ऐसे ही समझ लो। विद द एलिमिनेशन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल, सिंस ए वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द एल्कोहल मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड की प्रेजेंस में निकलता है, दिस रिएक्शन इज नोन एज एसिडिक डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब डी मतलब निकलना, जहाँ भी हाइड्रेशन मतलब किसका, H2O का, एसिडिक मतलब एसिडिक की प्रेजेंस से ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल में से, ठीक है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों है, सिंस OH ग्रुप, बीटा एलिमिनेशन क्यों कह रहे हैं, OH ग्रुप टेक्स आउट वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द बीटा कार्बन एटम, तो ये बीटा कार्बन एटम से हाइड्रोजन निकलता है। ये अल्फा OH देखो हेलोजन ही, हेलोजन से जब निकला था तो इसको हमने क्या माना था, ये अल्फा था, तो इससे बीटा से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो ये बीटा से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, तो दोनों निकल गए। ऐसे समझ लो, एसिड क्या करता है, पानी को फूंक देता है तो पानी निकलना है, बस यहाँ पे एल्कीन आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आपकी एल्कीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, चलो।